अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मैं इस चैप्टर को बोनस चैप्टर बोलता हूं। बोनस क्यों? स्टार्ट के 4 चैप्टर से इसका कुछ खास रिलेशन नहीं और नेक्स्ट 9 चैप्टर से भी। मतलब अगर आपने ये चैप्टर सीख लिया एक बार, बोर्ड में ये अपने मार्क्स आपको दे के जाएगा। एंड चैप्टर भी कितना सिंपल कि बस एक सीक्वेंस समझना है, जैसे रीजनिंग के क्वेश्चन। ये देखिए एक बार, अगर मैं आपसे इनमें पूछूं कि व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर, आप इसमें तो मुझे बता देंगे ना कि 3, 6, 9, 12, 15, क्योंकि आपने ग्रैब कर लिया कि यहां पर एक नंबर प्लस 3 प्लस होता जा रहा है, तो इसमें 15 आया। वही लॉजिक इसमें ट्राई करेंगे कि 15, 13, 11, 9, नेक्स्ट नंबर इज 7। इस बार 2 माइनस हो रहा था, इस बार सब में क्या होता है, 2 माइनस हो रहा था। इसका भी आंसर आपको पता ही है कि 8, 5, 2, -1। इस बार मेरे को 3 माइनस होते हुए दिख रहा है, तो आंसर -4। तो ये जो सीक्वेंस चल रहा है इसमें बस आपको पैटर्न ढूंढना है, जो आप ढूंढ ले रहे हैं। आपने सब में पैटर्न ढूंढ लिया, इसमें देखना, इसमें मिल जा रहा है आपको पैटर्न कि √2, √8, √18, √32। इसमें नेक्स्ट नंबर क्या होगा? अगर आपने आंसर √50 सोच लिया है तब तो बहुत अच्छी बात है, मतलब इसकी बेसिक भी आपको क्लियर है और साथ में रूट के भी, कि रूट वाले बेसिक क्लियर है। इन केस इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा भी डाउट था, तो आज की क्लास में जब हम पहला क्वेश्चन लेंगे, कॉन्सेप्ट समझने के बाद तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, बोर्ड का क्वेश्चन रखा है तो साथ में ही समझेंगे। सो हेलो एवरीवन, पीयूष शर्मा दिस साइड। आज के फाउंडेशन सेशन में हम क्या सीखेंगे? एक तो एपी का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप देखेंगे मैक्सिमम एमसीक्यूज मीनिंग से ही दे रहा है बोर्ड, क्योंकि वो जानना चाहता है बच्चा समझ भी पा रहा है कि नहीं उस चीज को, डायरेक्टली कॉन्सेप्ट से नहीं रहता है। एमसीक्यूज यहां से पिक कर रहा है, एपी में तो मीनिंग से ही करता है। देन nth टर्म ऑफ एपी, वन ऑफ द मेजर कॉन्सेप्ट ऑफ चैप्टर का सबसे मेजर कॉन्सेप्ट ये, पूरा चैप्टर यही फ्लो करता है। nth टर्म ऑफ एपी, उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे, आपको याद नहीं करेंगे। देन एज ऑलवेज हमने आपके लिए ऐड करे सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं किया तो आपने टॉपिक सीखा ही नहीं है, आप खुद करेंगे हमारे साथ ये क्वेश्चंस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज का फाउंडेशन सेशन विद आवर फर्स्ट टॉपिक, मीनिंग एंड जनरल फॉर्म ऑफ एपी। कि एक तो ईपी का मीनिंग क्या होता है और उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है। हमने पहले से कुछ सीक्वेंस लिखे हैं आपके लिए, इनमें समझते हैं। जैसे एक ये सीक्वेंस मेंशन किया है कि 5, 8, 11, 14, 17, 20, नेक्स्ट नंबर। अब तो आप गैस कर ही ले रहे हैं, तो पहले नेक्स्ट नंबर चलो लिख ही लेते हैं कि नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होगा इसमें, 23। यहां से आपके लिए ऑफिशियली चैप्टर स्टार्ट हो जाता है कि आपने ये वर्क किया कैसे है। वो जो आप गेस कर रहे हैं उसमें बिहाइंड आप क्या लॉजिक यूज कर रहे हैं, अगर आपने वो पिक कर लिया तो फिर आप किसी में भी कर सकते हैं काम, जैसे रूट में भी और उससे टफ में भी। तो आपने देखा 3 का गैप चल रहा था, सबसे पहले इस गैप को ही नोट कर लिया। जैसे कि यहाँ 5 में अगर मैं +3 कर रहा था तो 8 बन जा रहा था, तो यहां अगर मैं +3 कर रहा था ये 8 बन जा रहा था। इसमें मैं +3 करूंगा 11 बन जा रहा है, इसमें +3 करूंगा 14, तो सब में कितना हो रहा है, +3। बस एक बार आप इसमें समझ लेना, पूरा चैप्टर इजी हो जाएगा आपके लिए, अगर आपने यहां समझ लिया। इस सिंपल से एग्जांपल से अपने लिए सारे फॉर्मूले खुद डिराइव कर लिए कि +3 करते हुए नेक्स्ट टाइम 23 लाया मैं। ये बहुत जरूरी था मुझे समझना। सेम वर्क इसमें देखें, इस सीक्वेंस में देखते हैं, इसमें 11 है, 8 है, 5 है, 2 है, -1 है, सेम लिया है हमने। बस वो देखें आप वर्किंग कैसे कर रहे हैं इसमें, कि यहाँ 3 माइनस हो रहा था, तो इस बार क्या हुआ है, ये -3 हुआ है। यहां पर भी -3 हुआ है, यहां भी -3, तो मैं यहां अगर -3 करता हूं तो जो मेरी नेक्स्ट टर्म है वो मुझे मिल जाएगी। तो इन सभी सीक्वेंस में मैं नेक्स्ट टर्म निकाल पा रहा हूं। इन सभी सीक्वेंस मैंने देखा क्या, ये सीक्वेंस किस तरह के हैं कि बीच में जो डिफरेंस है, जैसे 8 - 5 3 है, 11 - 8 3 है, 14 - 11 3 है, सभी का जो डिफरेंस है वो हर जगह सेम आ रहा है। यहां भी सेम आ रहा है ना, 8 - 11 करा -3 आया, 5 - 8 करा -3, यहां से माइनस कर, सब में -3 सेम आ रहा है। मतलब हर टर्म के बीच जो डिफरेंस है वो कॉमन है, हर टर्म के बीच जो डिफरेंस है वो कॉमन है, और वो बहुत जरूरी है मुझे नेक्स्ट टर्म जानने के लिए। आपका बस ध्यान होना चाहिए कि मैं नेक्स्ट टर्म कैसे निकाल रहा हूं। तो एक तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है ना मेरे लिए, कि ये जो डिफरेंस है जो कॉमन है, तो यहीं से मैंने समझा अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक नेम दिया और बोला कॉमन डिफरेंस।
कि इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है। तो जो ऊपर हमने सीक्वेंस लिखा, अभी भी सीक्वेंस बोल रहा हूं, इसमें कॉमन डिफरेंस 3 है, जो आया कैसे है 8 माइनस 5 करके। बस याद रखना 5 माइनस 8 से -3 आ जाएगा, तो हमने ऐसे लिया है 8 माइनस 5, 11 माइनस 8, मतलब किसी भी टर्म से उसकी प्रीवियस टर्म माइनस करी है, तभी तो यहां -3 आया। तभी साथ साथ दोनों समझा रहा हूं, यहां -3 इसलिए 8 माइनस 11, मतलब जो डिफरेंस है वो कॉमन है, हमने उसको नेम दे दिया कॉमन डिफरेंस। अगर मैं आपको एक रैंडम एपी दूं और कॉमन डिफरेंस बताऊं, तो आप उस एपी की टर्म्स लिख सकते हैं। अगर मैं आपको बोल देता हूं, चलो यहां देखना कि कॉमन डिफरेंस, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं, यहां दिखा भी देते हैं बट थोड़ा प्रॉपर दिखाएंगे कि कॉमन डिफरेंस 5 है, और आपको बोलूं एपी लिख के दिखाओ, आप नहीं लिख सकते ना। आप बोलोगे कुछ टर्म तो दो मुझे, कि कुछ टर्म तो दो जहां से मैं स्टार्ट करूं, तो मुझे समझ आया हाँ यार टर्म तो चाहिए। अब मैं अगर आपको बोल दूं ये जो एपी है जिसका मैंने आपको कॉमन डिफरेंस 5 दिया है, उसकी फर्स्ट टर्म 2 है, उसकी फर्स्ट टर्म कितनी है 2, तब तो आप बता देंगे ना एपी की नेक्स्ट। आपको पता चला कॉमन डिफरेंस 5 है, अब इस 2 में 5 प्लस होगा तो ये बन जाएगा 7, इसमें 5 प्लस होगा ये 12 बन जाएगा, इसमें 5 प्लस होगा, और आप ये 5 प्लस करते रहेंगे, आपने पूरी एपी बना दी। कॉमन डिफरेंस है, दोबारा देख लो, 7 माइनस 2 5 आ रहा है, 12 माइनस 7 5 आ रहा है, 17 माइनस 12 5 आ रहा है। आपने एक पूरी एपी फॉर्म कर दी। सिर्फ कैसे, अगर मैंने आपको कॉमन डिफरेंस बताया था और उस एपी की पहली टर्म, और उस एपी की पहली टर्म, तो किसी एपी की पहली टर्म और उसका कॉमन डिफरेंस ही मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या, एक एपी के बारे में आपको सब कुछ पता लग सकता है अगर आपको उसका कॉमन डिफरेंस पता है और फर्स्ट टर्म पता है। तो यहां से मैंने देखा, अच्छा जैसे कॉमन डिफरेंस इंपॉर्टेंट था वैसे फर्स्ट टर्म भी इंपॉर्टेंट है, मतलब इस वाले में फर्स्ट टर्म भी इंपॉर्टेंट, तो वो भी नोट करूंगा कि जो फर्स्ट टर्म है वो है इस एपी में 5, डिनोट कर लेते हैं ए से। इसमें फर्स्ट टर्म क्या 5, ये हटा रहा हूं अभी के लिए, ये मेरे कॉन्सेप्ट का पार्ट नहीं, आपने समझ लिया तो नेसेसरी बहुत है। आपको मैथ्स में नीड हमेशा पता होनी चाहिए। जैसे ही आप नंबर सीक्वेंस में गेस्ट कर रहे थे, आपको कॉमन डिफरेंस की नीड समझ आई, कॉमन डिफरेंस लिखते क्यों है। अब आपको फर्स्ट टर्म की भी आ गई कि मैं एपी फॉर्म कर सकता हूं, तो फर्स्ट टर्म इसमें 5 हुआ, सेम चीज इसमें लिख लेते। अब सिंबल से लिखूंगा, एक बार तो देख लेना, मैंने बस नोट कर लूं पहले उसको, कि एक बार जब देख लिया उसको नोट कर लेता हूं, कि इस पे मेरा पूरा ध्यान है कि जब भी कोई एपी मिली मैंने उसका फर्स्ट टर्म नोट किया, कि उसका फर्स्ट टर्म नोट कर लिया कितनी है, और उसमें नोट कर लिया कॉमन डिफरेंस, और इसमें नोट कर लिया कॉमन डिफरेंस। तो वो एपी के बारे में मोर देन इनफ, ये और नेसेसरी इंफॉर्मेशन है, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। बट ये दोनों तो चाहिए, ए चाहिए डी चाहिए, और अगर ए और डी दोनों चाहिए तो इसमें देखें, इसमें हमें डी तो समझ आया था कैसे, 8 माइनस 11, 5 माइनस 8, मतलब प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करते हैं नेक्स्ट टर्म में से, 5 में से 8 माइनस करा, 2 में से 5 माइनस करा, तो डी की वैल्यू तो आ गई ना मेरे पास -3। स्टार्ट में बता रहा हूं, यहां गलती मत करना, डी की वैल्यू में हो जाता है, देखते ही मत लिखना कि माइनस होगी प्लस होगी, हमेशा एक वर्क कि सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर ली, थर्ड में सेकंड, जो आपको माइनस करना इजी लग रहा है। तो डी की वैल्यू -3 आई। ए की वैल्यू क्या है इसमें, ए तो फर्स्ट टर्म होता है सर एपी की, तो एपी की फर्स्ट टर्म पिक कर लीजिए कितनी है 11। ये इंफॉर्मेशन या ये बात समझना इनफ है एपी का मीनिंग समझने के लिए। कैसे, एक तो जनरल फॉर्मूला लिखता हूं आपके आगे, अभी आपको समझ जाएंगे जनरल फॉर्मूला। और ये देखिए ना, बहुत ही अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखे हैं 3 आपके लिए, अलग अलग टाइप के रिसेंटली जो क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, और जो इतनी ही बात पे डिपेंड है एपी के मीनिंग पे। आप खुद अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बस एक छोटा सा वर्क कर लेते हैं, वैसे आप इतने से भी कर लेंगे बट इस चीज को जनरलाइज कर लेते हैं। पहले तो मैंने देखा कोई भी एपी मिलती है, एक तो एपी है क्या, एपी वो सीक्वेंस है जिसमें जो कंसेक्यूटिव टर्म है उनके बीच का डिफरेंस कॉमन है। तो सीक्वेंस अलग अलग टाइप के भी होते हैं ना भाई, अलग अलग टाइप, स्क्वायर नंबर्स के बन सकते हैं, क्यूब नंबर्स के। सीक्वेंस मतलब तो कोई पैटर्न बन रहा है, बट अगर उस सीक्वेंस में जो डिफरेंस है टर्म्स का वो कॉमन है तो वो ही एपी है। एपी की डेफिनेशन समझ आई, वहीं से देखा, अच्छा फर्स्ट टर्म चाहिए तो फर्स्ट टर्म याद रखूंगा, और मुझे चाहिए कॉमन डिफरेंस, मोर देन इनफ।
ये समझते हुए मैंने एक जनरल फॉर्म बनानी चाहिए एपी की, कि एपी की जनरल फॉर्म क्या होती है। जनरल फॉर्म मतलब वेरिएबल्स में जो मैं हर एपी में अप्लाई कर सकता हूं। तो ये लिखा मैंने कि मैं अब एपी की जनरल फॉर्म समझ रहा हूं। एपी की जनरल फॉर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट समझने के लिए, ये इंपॉर्टेंट इस चीज को जनरलाइज करने का बेस्ट वे होता है एग्जांपल से पिक करके खुद जनरलाइज करना। देखना कैसे कर रहा हूं जनरलाइज। एक एपी यहां लिख रहा हूं आपके सामने और बता रहा हूं ये जो एपी है इसकी फर्स्ट टर्म ए है। कुछ भी हो सकती है ना फर्स्ट टर्म, जैसे इसमें 5 थी, इसमें 11 थी, -3 अपॉन में रूट में कुछ भी। तो फर्स्ट टर्म ए है इसकी। इसकी सेकंड टर्म क्या होगी? तो सेकंड टर्म लिखने से पहले इसको डिफाइन कर लेता हूं कि ए फर्स्ट टर्म को डिनोट कर रहा है, ए फर्स्ट टर्म को डिनोट कर रहा है, और हमें पता है एपी में और क्या जरूरी होता है? डी, दैट इज कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस अगर फर्स्ट टर्म ए है, क्या आपने ये सोच लिया है कि सेकंड टर्म क्या होगी? ए प्लस डी, क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस तो ऐड हो रहा था। 5 में मैंने 3 प्लस करके 8 आया था, ये ए की वैल्यू थी, ये डी की वैल्यू है, तो ए प्लस डी से ही आया था कि पहली टर्म ए थी, फिर ये ए में मैंने यहां देखो ना डी ऐड करा है तो सेकंड टर्म आई, सेकंड में डी ऐड करा है तो थर्ड आई, थर्ड में डी ऐड करा है तो फोर्थ आई। ये फर्स्ट टर्म थी, इसमें डी ऐड करा, सेकंड टर्म आई, इसमें डी ऐड करता हूं, ए प्लस डी में डी ऐड करता हूं तो ए प्लस 2d, ये मेरी थर्ड टर्म आ गई। मतलब नेक्स्ट टर्म कैसे आ जाएगी? इसमें डी ऐड कर दूंगा, ए प्लस 3d, ए प्लस 3d। कुछ इस तरह से मैं एपी की टर्म्स निकाल सकता हूं। आगे जाके nth टर्म भी लिख सकता हूं, अभी नहीं लिख रहा हूं। पहले बेसिक मीनिंग फिर nth टर्म का फॉर्मूला एक साथ ही सीखेंगे। बट मेरे को एपी का जनरल फॉर्म आया कि अच्छा एपी जनरल फॉर्म में कुछ ऐसे लिखी जाती है। एक क्विक रिवीजन कि जब भी आप कोई एपी देख रहे हैं उसकी जनरल फॉर्म देखनी है। आपने समझा उसकी फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो वो एपी कुछ ऐसी दिखेगी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के साथ। अगर आपने ये समझा तो मैं किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर दूंगा इसको। कुछ इस तरह क्वेश्चंस देखते हैं। इतनी इंफॉर्मेशन नोट करना या ये माइंड में रखना इनफ है। अब डायरेक्टली क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से मिलेगा हमें। 3 क्वेश्चन रखे हैं एमसीक्यू। मैं चाहूंगा तो आप एक बार पॉज करके उससे ट्राई करें, फिर सीखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये जो हमने आपको स्टार्ट में क्वेश्चन दिया था, बस डेटा चेंज रखा है इस बार, क्योंकि एग्जैक्टली बोर्ड का क्वेश्चन रखा है, बोर्ड ने पूछा है। ये रिसेंटली एमसीक्यू फॉर्म में पूछा है क्वेश्चन। क्या पूछा है? द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी, इन एपी की नेक्स्ट टर्म, मतलब पहले से बता दिया भाई ये एपी फॉर्म हो रखी है, √7 √28 √63। तो दिख रहा है अगर 28 - 7 करो, 63 28 करो, तो ये तो कॉन्सेप्ट ही गलत है भाई। √7 खुद में पूरा नंबर है, √28 खुद में पूरा नंबर है। मुझे नंबर्स को सोचना चाहिए किस तरह से। चलो √7 तो √7 लिखा है, मैं दिखा दिया। अच्छा √7 को तो मैं और ब्रेक नहीं कर सकता हूं और रिड्यूस फॉर्म में नहीं लिख सकता हूं, √28 को तो लिख सकता हूं। ये तो मुझे स्ट्राइक कर जाना था। क्लास 9 सीखते आ रहा हूं मैं। हेरोन्स फॉर्मूले में कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा यूज होता है कि इसको तो मैं और रिड्यूस फॉर्म में लिख सकता हूं। कैसे लिखूंगा? क्या आप ये समझ सकते हैं? मैं इसे लिखूंगा 4 × 7। हिंट भी मुझे कैसे मिली कि 4 × 7 ही लिखना है? इस 7 से, इस 7 से हिंट मिल जाती है कि अच्छा 7 तो यूज हो ही रहा होगा। 4 × 7 रूट में, ये 4 तो रूट से बाहर कैसे आ जाएगा? 2 की तरह। तो क्या ये 2 √7 लिखा है? तो जैसे √7 है, √28 को मैं समझ सकता हूं 2 √7। अब आपको हिंट मिलने लगी 63। अब तो आप ही बता देंगे। अच्छा ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, इसमें आ जाता है क्वेश्चन, आया हुआ है, बोर्ड का क्वेश्चन है। टफ क्वेश्चन भी डाल सकते हैं। ये कैलकुलेशन नहीं कि यही मैं कंफ्यूज हो गया। √63, 7 तो बनाना ही है, 7 तो बनाना ही है, तो ये हो जा रहा है 9 7 जा। तो मैं रूट में लिखा 9 × 7। 9 तो कैसे बाहर जा रहा है? बाहर आ जा रहा है 3 की तरह। तो अब लिखा 3 √7। ये लिखा मैंने 3 √7। नेक्स्ट नंबर ही तो गैस करना था ना। नेक्स्ट नंबर अगर गैस करना था, आप समझ गए नेक्स्ट नंबर कितना है? 4 √7, जो कि आपका सही आंसर है। 4 √7। आप यहाँ 4 √7 लिखे, वहां से सही होगा, बट मैच ही नहीं कर रहा है। अभी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है। तो अब तो मैं इसका रिवर्स प्रोसेस भी समझ गया ना।
कि जैसे मैंने इनमें नंबर ये 4 को 2 की तरह बाहर निकाला था, 9 को 3 की तरह बाहर निकालता, ये 4 अंदर कैसे जाएगा? ये 4 अंदर कैसे जाएगा? कुछ ऐसे जाएगा 16 की तरह। भाई अब रिवर्स में देख लो, 16 ही तो ऐसे बाहर आएगा 4 की तरह, तो 4 अंदर कैसे 16 की तरह। इन्हें मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं और इन्हें मल्टीप्लाई करके मेरा ऑप्शन मैच कर जा रहा है डी, बिकॉज 16 7 112। ऑप्शन मेरा मैच कर रहा है डी, बाकी सब ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं। अभी तो हम समझ रहे हैं एग्जाम में तो बहुत जल्दी सेकंड्स में होना चाहिए था क्वेश्चन, यहीं से ग्रैब कर लेते हैं। अच्छा ये √7 है, ये 4 × 7 है, मतलब 2√7 होगा। आप चेक करो, ये आपको 3√7 मिलता है, 4√7 है, 4 को अंदर भेजा, मल्टीप्लाई करा, क्वेश्चन कंप्लीट। तो ये था बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग से और थोड़ी रूट की कैलकुलेशन। जब तक मैं ये वाला सॉल्यूशन रब करके सेकंड कर रहा हूं, आप सेकंड क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए एक बार। ये अब आपका जो बेसिक आपने टर्म समझिए उस पर डिपेंड करेगा, ये क्वेश्चन उस टाइप का है। तो सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट होना चाहिए, और ये रूट वाला नहीं भूलेंगे आप, जब भी आएगा हर टाइप में आएगा ये, तो इसको करना ही है हमें बार बार। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड वन। इफ 5/7 A2 आर कंसेक्यूटिव टर्म्स इन एन एपी। तो एपी की टर्म्स है, मतलब पहले से दे रखा है मेरे को कि ये तीनों टर्म एपी में है। देन द वैल्यू ऑफ ए इज, मुझसे ए की वैल्यू पूछ ली है क्वेश्चन ने, कि ये जो ए लिखा है ना 5/7 के बाद ए, ये जो तीन टर्म इसमें ए की वैल्यू क्या है? टर्म्स एपी में है। टर्म्स एपी में है का मतलब आप ये बात समझ गए जो मैं आपको बोल ही रहा था कि डेफिनेशन पे आ रहा है क्वेश्चन। ये टर्म्स एपी में, ये डेफिनेशन का क्वेश्चन बना मेरा, तो उसका मीनिंग समझ आना चाहिए। ये तीन टर्म एपी में है ना, एपी क्या होता है? क्या एपी वो सीक्वेंस होता है जिसमें डिफरेंस कॉमन होता है। जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है, वो सेम होता है, मतलब कॉमन डिफरेंस की तो बात कर रहे हैं। चलो इसमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करता हूं, कॉमन डिफरेंस फाइंड करता हूं। कॉमन डिफरेंस कैसे आता है? कोई भी टर्म पिक करी, उससे उसकी पिछली टर्म माइनस कर दी, तो मेरे को ये मिल गया। अच्छा मैं ए पिक करता हूं और उसमें से 5/7 माइनस कर लेता हूं, तो मैं लिखा कॉमन डिफरेंस है ए माइनस 5/7, और होल्ड करके इसको अपनी फर्स्ट इक्वेशन लिख दी। डायरेक्टली कर लेंगे आप, बट अब ये फॉर्मेट में सिखा रहा हूं, पहली बार समझ रहे हैं क्योंकि, वरना तो ये रफली होएगा क्वेश्चन, वैसे ही एमसीक्यू है। यहां से कॉमन डिफरेंस आएगा ना जब मैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करूंगा, जब मैं थर्ड में से सेकंड करूंगा तब भी तो कॉमन डिफरेंस आएगा। तो क्या मैं कॉमन डिफरेंस को ऐसे नहीं लिख सकता हूं, 2 - a, 2 - a, थर्ड में सेकंड माइनस करी, यहां से माइनस करके भी कॉमन डिफरेंस आ रहा है, और यहां से माइनस करके भी कॉमन डिफरेंस आ रहा है, तो ये आ गया कॉमन डिफरेंस। और जब डिफरेंस कॉमन है ही, वो तो कांस्टेंट है, वही तो एपी की डेफिनेशन है, मतलब ये दो डी की वैल्यू तो सेम है, और जब इनकी वैल्यू सेम है ये आपस में इक्वेट हो गए। कैसे? थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल। यूक्लिड की ये बात तब नहीं बोले होंगे, तो ये दोनों इक्वल कर दिए। जैसे इक्वल करे अब तो मेरे लिए क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन बन गया। ए की वैल्यू निकालनी है, ये -a को यहां लाऊंगा, लाइक टर्म के पास अपने a+a, 5/7 को वहां भेज देते हैं। सॉल्व करने के बहुत ज्यादा वेज है, सबसे सिंपल मुझे ये दिख रहा है, ये फ्रैक्शन में अपॉन में 1 करके इसको फ्रैक्शन में लाया, यहाँ a+a 2a, एलसीएम रखा 7, 1 7 इसमें 7 मल्टीप्लाई करा 14 + 5, बस ये 4 4 जैसा नहीं बना, 14 + 5, 2a = 19/7, बट एज वी नो हमें तो वैल्यू चाहिए a की, और यहाँ 2a लिखा है, तो अगर 2a लिखा है तो a की वैल्यू तो कैसे आएगी जब 2 वहां डिवाइड में जाएगा, 19/14। क्या ऑप्शन मैच कर जा रहा है हमारा? हाँ, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये समझ आना चाहिए बस। यही क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी बन सकता है, 3 मार्क्स में भी बन सकता है, वो क्वेश्चन का लेवल टफ करते रहेंगे, बट मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं क्वेश्चन यहां कंप्लीट हो जाता है कॉन्सेप्ट पे। ये सब कैलकुलेशन का पार्ट हुआ, बेसिक कैलकुलेशन, वो भी नहीं टफ भी नहीं, क्वाड्रेटिक भी नहीं है अभी तो यहां क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि अच्छा डिफरेंस कॉमन था, उन्हें इक्वल करा, वैल्यू आ गई मेरी ए की। बोर्ड क्वेश्चन 1 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करेंगे। अब आप ये समझ गए हैं कि अच्छा कैसे यूज करते हैं एपी के मीनिंग को, वो कॉमन डिफरेंस को यूज कैसे करना है। तो आप ट्राई करें आप क्वेश्चन नंबर 3, फिर उसको साथ में करेंगे सभी।
चलिए क्वेश्चन थर्ड पढ़ते हैं एक बार। इफ k+7, 2k-2 एंड 2k+6 तीन टर्म दे रखे ना, आर द 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, तीन टर्म दे रखी। अच्छा कंसेक्यूटिव टर्म हमेशा वर्ड यूज करेगा, वो नहीं कर रहा होगा तो क्वेश्चन अलग चीज का बन रहा होगा। एपी की कंसेक्यूटिव टर्म्स में ही कॉमन डिफरेंस सेम होता है, उससे अलग जो बनेगा क्वेश्चन में वही समझेंगे, तभी ये वर्ड बार बार आ रहा है कंसेक्यूटिव टर्म्स, एक के बाद जो एक टर्म है। तो ये तीन दिए k+7, 2k-2, 2k+6 की ये कंसेक्यूटिव टर्म है एपी की, आप k की वैल्यू फाइंड करके दो, आप हमें k की वैल्यू फाइंड करके दो। मैं तो अब बेसिक मीनिंग यूज कर रहा हूं अभी तक, मैं आपको तो बताना चाह रहा हूं, अगर बेसिक मीनिंग यूज करोगे आधे क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं, इसमें आप an के फॉर्मूले यूज करने लगे टाइम वेस्ट कर देंगे, एमसीक्यू 20 सेकंड में कंप्लीट करना है। कैसे करेंगे? जब ये एपी की तीन टर्म है, कॉमन डिफरेंस तो सेम होगा। चलो डायरेक्टली अभी नहीं करते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। पहले कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए मैं सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस कर रहा हूं, कुछ ऐसे लिख रहा हूं। अच्छा ऐसे लिख लो एक बार, आगे के लिए यूज हो जाएगा कि सेकंड टर्म को ऐसे डिनोट करते हैं a2 से, सबस्क्रिप्ट में 2 लिखा है, सबस्क्रिप्ट में जो होता है वो इंफॉर्मेशन होती है, तो a2 मतलब सेकंड टर्म, माइनस कर लूंगा a1 फर्स्ट टर्म। सेकंड में से अगर मैं फर्स्ट माइनस करता हूं d की वैल्यू आएगी, अगर मैं थर्ड में से सेकंड माइनस करता हूं तब भी d की वैल्यू आएगी, तब भी d की वैल्यू आएगी। डिफरेंस तो क्योंकि सेम है ना, तो ये मैं सिंबल भी समझ गया, ये फर्स्ट टर्म को दिखा रहा है, सेकंड टर्म को, थर्ड टर्म को। सेकंड में से फर्स्ट माइनस करूं, थर्ड में सेकंड माइनस करो, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस आएगा, मतलब इन दोनों की वैल्यू सेम। भाई कॉमन डिफरेंस है तो इनके वैल्यू सेम, तो इनके वैल्यू सेम। इस चीज को ऐसे लिख लिया यहाँ कि a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। ये नहीं भी लिखना है कोई प्रॉब्लम नहीं, छोड़ सकते हो, बस समझाने के लिए, क्योंकि आगे काम आएगा। डायरेक्टली भी लिख सकता हूं कि दिस माइनस दिस, एमसीक्यू में तो डायरेक्टली करूंगा, तो समझने के लिए दिस माइनस दिस, that is 2k minus 2 minus k plus 7 is equals to 2k plus 6 minus 2k minus 2। ब्रैकेट्स का यूज करना है, ऑफ कोर्स गलत हो जाएंगे, बाइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बेसिक मिस्टेक अफोर्ड ही नहीं कर सकता अब आप, वरना साथ साथ कैलकुलेशन में सीखते रहो। ये सेम लिखा देखना, 2k minus 2, यहाँ माइनस से दोनों के साइन चेंज करे, माइनस के minus 7, यहाँ 2k plus 6। आप जब एग्जाम में एमसी करेंगे तो ये वक्त तो डायरेक्ट होना चाहिए, माइनस के साइन से पहले साइन चेंज कर दिए उनके, ये लिखा है -2k plus 2, -2k plus 2। जो कैलकुलेशन हो रही है वो करते रहता हूँ, ये तो कैंसिल हो रहे हैं तो कैंसिल कर लेता हूँ, टफ क्यों बनाना है मुझे अपने लिए। यहाँ कैंसिल हो जा रहे हैं, यहाँ 2k minus k हो जा रहा है, -2 -7 -9, यहाँ 6 और 2 बच रहा है जो 8, -9 को वहां भेज देंगे, k की वैल्यू 9 + 8 डायरेक्टली करते हैं, अब तो कितनी आ रही है 17, तो मेरी तो k की वैल्यू 17 आ रही है। किससे? यहां से। मेरा ध्यान यहां है, कैलकुलेशन में नहीं है अभी, वो तो सही करनी ही है मेरे को, ये कॉन्सेप्ट पिक करना है तो पूरा चैप्टर सॉल्व होगा। कैसे कि बस कॉमन डिफरेंस को यूज कर k के लिए 17, ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा बी, ऑप्शन बी। आई होप आपका आंसर भी सही था, वरना अगर आप सीख रहे हैं तो सीखते रहिए, अभी तो सीखना ही है, अभी तो स्टार्ट किया आपने, फाउंडेशन सेशन है आपका। चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक, जब में हमने मीनिंग समझा और बोर्ड के कुछ अच्छे क्वेश्चंस लिए। आगे जाके इनके और क्वेश्चंस लेंगे, 2 मार्क्स 3 मार्क्स वाले, और केस बेस्ड क्वेश्चन में भी कैसे ये बेसिक मीनिंग भी यूज होता है। केस बेस्ड क्वेश्चंस में एपी आपको खुद फॉर्म करनी होती है, तब ये सब बहुत ज्यादा काम आता है। अभी हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक जो है nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म ऑफ एन एपी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मेजर कॉन्सेप्ट, पूरा चैप्टर इसी पे फ्लो करेगा, पूरा चैप्टर इसी पे ही फ्लो करता है। आगे जाके एसएन भी तभी समझ आता है जब ये समझ आया। तो हमने एक सेम सिंपल सी एपी लिख दी है, अब मैं सीक्वेंस की जगह एपी भी बोल दूं चल जाएगा, समझ लिया है मैंने कि वो सीक्वेंस जिसमें डिफरेंस कॉमन वो ही मेरा एपी होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये लिखिए एपी 5, 8, 11, 14, 17, 20। अगर मैं आपको इसमें बोलूं सेवेंथ टर्म बताओ, मैं आपको क्या बोल रहा हूं इसमें, सेवेंथ टर्म बताओ, या 7 छोड़ो, पहले मेरे को फोर्थ टर्म बताओ। तो एक तो मुझे लिखना आना चाहिए, सिंबल का बहुत ज्यादा गेम है एपी में, सिंबल समझ आना ही चाहिए। तो मैंने A4 लिखा ना, A4 मतलब ही होता है मेरा फोर्थ टर्म, तो ये लिखा A4, और फोर्थ 1 2 3 फोर्थ टर्म 14 है कि सर कोई डाउट ही नहीं इसमें, ये क्या पूछ लिया, फोर्थ टर्म लिख दी। मैं आपको बोल देता हूं आप मुझे इसकी सेवेंथ टर्म बता दो अब, तो आप अपनी काउंटिंग शुरू करेंगे
कि 1 2 3 4 5 6 7 टर्म तो नहीं है, बट अब तो आपको एपी का मीनिंग आता है, समझ ही आ रहा है यार 3 प्लस हो रहा है, तो आपने बोला सर 23 है कि ये हमें आता है। फिर मैं थोड़ा सा और टफ लेके आपके लिए, टफ क्या बस इतना ही, मैंने आपको बोल दिया 9 टर्म बता दो, तो आपने कहा ये तो हम कर लेंगे माइंड में कैलकुलेट, 23 है, नेक्स्ट 26 होगी, उसके बाद 29 आ जाएगी, ये लो सर 29, कि ये लो 29। मैंने फिर आपसे पूछ लिया, मैंने कहा टफ करना पड़ेगा, इन बच्चों को तो सब आता है, कि आप मुझे इस एपी की 49th टर्म बता दो जरा, इस एपी की 49th टर्म। अब क्या मैं इस एपी की 49 टर्म करने के लिए इसको ऐसे 49 बार लिखूंगा? लिख तो सकता हूं बट नहीं करूंगा ना इतनी बेवकूफी कि इसकी 49 टर्म्स लिखूंगा तब उसमें से पिक करूंगा। अगर वही वर्क करना था तो मैंने जनरल फॉर्म क्यों बनाई? जनरल फॉर्म से मुझे यही सीखना था। कैसे? यहां स्टार बना दे रहा हूं कि ये सीखना, और खुद सीखना है, फॉर्मूला याद नहीं करना है। याद करके अच्छा क्वेश्चन नहीं होगा, बेसिक हो जाएगा, अच्छे क्वेश्चन नहीं होंगे। इसके तो बल्कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे अटक जाते हैं। कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे एनसीईआरटी की, जो आपके एनसीईआरटी की सेकंड एंड थर्ड एक्सरसाइज है, उसके लास्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, वो भी अटक जाते हैं। मुझे 49th टर्म निकालनी है, तो मैं काउंट तो नहीं कर सकता हूं। अब मैं हेल्प लूंगा अपने जनरल फॉर्म का, कि कैसे मैं इस एपी के जनरल फॉर्म को यूज कर सकता हूं। तो यहां देखना जनरल फॉर्म को यूज कैसे कर रहा हूं। पहले तो दोबारा से एक बार जनरल फॉर्म लिख रहा हूं एपी की, तो यहां देखना जो हमने स्टार्ट में लिखी थी, बट इस बार अलग मोटिव से। कोई भी टर्म किसी एपी की कैसे निकालते, बस ये समझना। आप इसकी कोई भी टर्म निकाल लोगे, जो टर्म पूछा, अगर आपने जनरल फॉर्म समझ ली कि एपी की जनरल फॉर्म, एपी की जनरल फॉर्म समझने से पहले मुझे एपी की जो बेसिक डायमेंशन समझ आनी चाहिए, वो हमेशा होते हैं बस ए और डी। और ए मेरा फर्स्ट टर्म, अब तो याद हो गया, तभी हमने कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए ऐसे हाथ सेट करने का आपका, कि फर्स्ट टर्म ए और डी कॉमन डिफरेंस। कि डी कॉमन डिफरेंस है। जनरल फॉर्म जब मैं एपी की लिखता हूं तो उसकी फर्स्ट टर्म तो मैं ए से दिखाता हूं, उसकी फर्स्ट टर्म क्या हुई? ए। सेकंड टर्म, उसकी सेकंड टर्म, तो वो कॉमन डिफरेंस तो ऐड होता है ना, ये 3 ऐड होता है, इसमें लिखा नहीं, एक बार ये लिख लेते हैं। यहाँ ए की वैल्यू इसमें 5 है और डी की वैल्यू इसमें है 3। कैसे आ रहा है? 8 - 5, ये 3 प्लस होता रहता है। तो ये ए था, तो अभी हमने समझाई, ए में डी ऐड होता जाएगा, तो ए प्लस डी, ये मेरी नेक्स्ट टर्म बनी, ए प्लस डी। नेक्स्ट टर्म मतलब डी एक और बार ऐड होगा, ए प्लस 2d। नेक्स्ट टर्म मतलब डी एक और बार ऐड होगा, ए प्लस 3d। नेक्स्ट टर्म मतलब डी एक और बार ऐड, करता ही रहूंगा मैं कब तक? इनफाइनाइट। अगर मुझे बोला है इनफाइनाइट टर्म्स है, उसको इनफाइनाइट भी बोलते हैं। किसी एक टर्म पे रोकेंगे तो रुक जाएंगे। अभी तो जनरल फॉर्म ऐसे लिख दी है कि ऐसे दिखती है एपी कुछ, कि जो एपी होती है हमारी, वो जनरली जनरल फॉर्म में ऐसे दिखेगी। अगर मुझे ये क्लियर है कि ए फर्स्ट टर्म होती है, ए मेरा फर्स्ट टर्म होता है, और डी कॉमन डिफरेंस, डी कॉमन डिफरेंस, तो एपी कुछ ऐसे दिखते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अभी मैंने नंबरिंग भी तो सीख ही ली थी ना, कि नंबरिंग भी सीखी थी ना, कि ये मेरी फर्स्ट टर्म है, A1 से दिखा रहा हूं, ये मेरी सेकंड टर्म है, A2 से दिखा रहा हूं, ये थर्ड टर्म है तो A3 से दिखाऊंगा, ये फोर्थ टर्म है A4 से दिखाऊंगा। मैंने क्वेश्चन में आपसे पूछा था A49 निकालने के लिए, क्वेश्चन मार्क हटा रहा हूं क्योंकि अभी हम इसका आंसर लिखने वाले हैं कि A49 टर्म कैसे निकालेंगे। बट अगर आपने यह पैटर्न ग्रैब कर लिया, आई होप आपने कर ही लिया होगा पैटर्न ग्रैब, डी का एक पैटर्न बन रहा है। यहां देखना, जब मैं A4 निकाल रहा था तो डी के साथ 3 लिखा था, 4 से 1 कम। जब A3 निकाल रहा था, A प्लस 2d बना है, मतलब 3 से 1 कम 2। जब सेकंड टर्म निकाल रहा था, A प्लस डी बना है, मतलब 2 से 1 कम d। जब मैं फर्स्ट टर्म निकाल रहा हूं तो 1 कम 0 हो गया ना, डी के साथ 0 into 0। तो 2 में यहाँ 1 लिखा है, 3 में यहाँ 2 लिखा है, 4 में यहाँ 3 लिखा है, बस 1 कम ही तो लिखा, बाकी तो सब सेम है। सब में A प्लस डी, A प्लस 2d, A प्लस 3d ऐसे चल रहा है। क्या मैं इसको A प्लस कितना लिखूं? यहां समझ के A प्लस 48d, A प्लस 40। और अगर आप ये समझ गए, आप मान के चलिए आपको भी पूरा चैप्टर आ गया। अब बस क्वेश्चन समझने की देरी है। अगर आपने ये आंसर मेरे से पहले खुद दे दिया था कि ये A प्लस 48 डे होगा, अगर आपने ये दे दिया, कंप्लीट हो गया मेरे हिसाब से आपका एपी।
अब क्वेश्चंस कितना अच्छा सीखेंगे आप हमारे साथ उस पर डिपेंड करता है, और खुद से प्रैक्टिस करेंगे। a+48d, क्योंकि सब में कम आ रहा है एक। अब तो मैं ये क्वेश्चन तो कर सकता हूं, एक की वैल्यू डालूंगा, डी की वैल्यू डालूंगा, आंसर लिख दूंगा। अब मुझे आंसर से इतना मतलब नहीं रहा, मैंने नई चीज सीख ली कि मैं एपी की कोई भी टर्म निकाल सकता हूं ना। अब तो आप कोई टर्म पूछ लो, मैं इसमें बोल दूंगा आपको, आप मुझे इसकी 113th टर्म बता दो, तो आप बोलेंगे अभी बताते हैं, 113 टर्म चाहिए ना, कि ए प्लस और एक कम कर दो, कितना, 112d। ए और डी की वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा आपका। ए और डी की वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। इसको छोड़ा, जनरल फॉर्म में सीख लिया वो चीज कि कोई एपी अगर ऐसी दिख रही है और किसी ने आपसे कोई भी टर्म पूछ ली उसकी, कोई भी टर्म, तो कैसे दिखाऊं, ए एन, मतलब nth टर्म। n की वैल्यू हो सकती है जो आप पूछोगे, आप 49 पूछोगे, आप 113 पूछोगे, आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ कुछ भी पूछोगे, तो nth टर्म इस एपी की, जनरल एपी की कोई भी टर्म अगर मुझे निकालनी है, nth टर्म, तो मेरा फॉर्मूला बन जाता है क्या, a प्लस, एक कम कर रहे थे ना आप सभी में एक कम कर रहे थे ना, तो n को भी एक कम कर देंगे, n-1d, a प्लस n-1d। तो ये है वो फॉर्मूला जो आपने बहुत अलग अलग वे में सीख लिया है। अगर इस वे में नहीं सीखा था तो गलती थी, अगर आपने इसी वे में सीखा है, वेरी गुड, बिल्कुल सही सीख रहेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें, तब कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर इस वे में नहीं सीखा है तो जरूरी है, तभी तो आप इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। अच्छा, ऐसे आया है फॉर्मूला, जब आपको ये पता होगा कि ये फॉर्मूला इस तरह से बना है, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन में आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। ये मेरे nth टर्म का फॉर्मूला बनता है, जो है a प्लस n-1d। मैं यहां लिख भी दूंगा, ये nth टर्म को रिप्रेजेंट करता है। अभी इसी के बेस पे बोर्ड क्वेश्चन लेंगे हम, बहुत बढ़िया वाले, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं इसके, और बोर्ड तो फिर इसको और टफ ले जाता है, क्योंकि वो बोलता है कॉन्सेप्ट इजी है। एंड आई गेस आपको पता होगा, इस बार तो क्लास 9th में ऐड कर दिया इसको, इस बार 9th में ही ऐड कर दिया, पहले से 10th में आता था, इस बार 9th की न्यू बुक में टॉपिक ऐड हो गया पूरी तरह से, ये सब पढ़ा है, सारे क्वेश्चन है उसमें। तो मेरी nth टर्म का फॉर्मूला बना a प्लस n-1d। चलिए इसको यूज करते हैं कुछ क्वेश्चंस में, इसको यूज करते हैं कुछ क्वेश्चंस में। पहले हमने आपके लिए लिए हैं आर.एस. अग्रवाल के कुछ क्वेश्चंस, तो आर.एस. अग्रवाल बुक के कुछ क्वेश्चंस पिक करे हैं, बेसिक क्वेश्चन पिक करें कि एक बार आप ए एन जो टर्म वाला कॉन्सेप्ट है उसमें बस हाथ सेट कर लीजिए, कि इसमें एक बार आपका हाथ सेट हो जाए, आप समझ जाए कैसे करने होते हैं, फिर इसके बहुत अच्छे क्वेश्चन लेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है आपको, फाइंड करना है द 20th टर्म, किसकी 20th टर्म निकालना है। अब मुझे सिंबल से आनी चाहिए एपी फॉर्मूला में। अच्छा, 20th टर्म मतलब A20 निकालने के लिए बोल रहे हैं, कि A20 के लिए ऑफ द एपी, ये है मेरी एपी। तो ये जो एपी बनी है, इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, आपको इसकी 20 टर्म निकालनी है। क्या करेंगे, ए की वैल्यू निकालोगे, डी की वैल्यू निकालोगे, फिर इसका फॉर्मूला अप्लाई करोगे। करना एक बार फिर साथ में सॉल्व करते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी और ये वाला क्वेश्चन भी, थोड़ा फ्रैक्शन में डाल दिया, थोड़ी कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं आपके। ये दो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, फिर साथ में करते हैं इनको, एंड इसके बाद प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन, अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस। चलिए फिर सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले फर्स्ट पार्ट जिसमें हमें 20 टर्म निकालने, इस एपी जैसे ही आप एपी देखते हैं, सबसे पहले ए लिख लीजिए, कितना सिंपल क्वेश्चन हो चाहे कितना क्वेश्चन हो टफ। मैं ए के लिए सबसे पहले लिखूंगा यहां से 9। देन डी की वैल्यू कभी डायरेक्टली नहीं, बहुत ध्यान से, कि सेकंड में से फर्स्ट माइनस करा, 13 माइनस 9 जो आ रहा है 4। ए और डी लिखा, हाफ वक्त तो आपका यही कंप्लीट हो गया। अब मेरे को 20 टर्म निकालनी है, 20 टर्म निकालनी, तो ये लिखा मैंने, कैसे 20 टर्म निकालनी है। फॉर्मूला a प्लस n-1d, ऐसे अप्लाई करो, a प्लस n-1, n की वैल्यू 20 हुई ना इस बार, तो 20-1d मतलब a प्लस 19d। क्या ये मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हैं। आप हमेशा 20 टर्म को स्टार्ट यहीं से कर सकते हो, a प्लस 19d है, बट अभी फॉर्मूला सीखा है वे भी, तो यहां से स्टार्ट करूंगी। 20 टर्म मेरी क्या हुई, a प्लस 19d। अब तो बस वैल्यूज रखनी है मुझे, a की वैल्यू मेरी 9, तब ये वैल्यू स्टार्ट में निकालिए, बाद में यहां से पिक करके कंफ्यूजन नहीं करना है। a की वैल्यू 9 प्लस 19d मतलब 19 इंटू d इज 4, 9 प्लस 19 4 जा 76, ऐड किया 76 प्लस 9 85, तो आंसर आ जा रहा है आपका
85। दैट मीन्स जो क्वेश्चन ने हमसे पूछा था कि इस एपी की 20 वैल्यू क्या है, वो हमने निकाल ली है। निकाला कैसे है? nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करा। nth टर्म का फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट, ए और डी की वैल्यू यूज करी और A20 आ गया हमारा 85। सेकेंड पार्ट पे मूव करें। सेकेंड पार्ट में 9 टर्म बोलिए इस एपी की। जैसी मुझे एपी दिखती है तो सबसे पहले तो मैं उसमें ए और डी लिखना प्रेफर करता हूं। अच्छा, ये एपी है, जैसे भी एपी हो, चाहे रूट में है, फ्रैक्शन में है, एल्जेब्रिक टर्म्स में भी है, क्वेश्चन को देखते ऐसे नहीं समझने की कैसे होगा कैसे नहीं होगा। एपी है तो मुझे ए की वैल्यू पता होनी चाहिए। 3/4 एपी है तो मुझे डी की वैल्यू पता होनी चाहिए। डी की वैल्यू किसी भी टर्म से उसकी प्रीसीडिंग टर्म माइनस कर दो, जो भी आपको इजी लगता है। सेकंड माइनस फर्स्ट कर लेता हूं, लिख के करूंगा। फ्रैक्शन का है तो वो रिस्क नहीं लूंगा। 5/4 माइनस 3/4। जब डिनोमिनेटर ही सेम है तो डायरेक्टली आ जाएगी ना मेरी वैल्यू। 4 के 5 माइनस 3 जो आ रही है 2/4। ये तो और रिड्यूस होके फाइनली कितने जा रही है? 1/2। जब ये दोनों रिड्यूस हुए 1 जा 2 जा तो डी की वैल्यू मिल गई ना मुझे। डी की वैल्यू 1/2 और ये दोनों वैल्यू इनफ है। ए की वैल्यू आप आगे जाके देखेंगे, ये दोनों वैल्यू हर क्वेश्चन के लिए इनफ है। चाहे आपको कोई कॉन्सेप्ट लगाना है, चाहे टर्म निकालना है, चाहे बाद में सम ऑफ एन टर्म्स भी। ये ए की वैल्यू है, ये क्यों रख किया हमने, और ये हमारी डी की वैल्यू है। मुझे क्वेश्चन में निकालनी थी 9th टर्म। मैं 9th टर्म लिखा है A9 जो होगा A प्लस n माइनस 1D, तो A प्लस 8D ऐसे भी डायरेक्टली लिखूं तो कभी भी कोई मिस्टेक उसमें नहीं है। आप ऐसे भी डायरेक्टली लिखेंगे तो कुछ मिस्टेक नहीं है उसमें, हमेशा लिख सकते हैं। तो 9 टर्म हुई A प्लस 8D। पहले इसको सेपरेट कर लेते हैं पिछले वाले क्वेश्चन से, कंफ्यूजन नहीं चाहिए बिल्कुल भी। बस अब तो मुझे कैलकुलेशन चाहिए A प्लस 8D की। तो A की वैल्यू क्वेश्चन में लिखी थी 3/4 जो हमने पिक कर ली थी, प्लस 8। डी की वैल्यू 1/2 है। यहां कैलकुलेशन हो जा रही है, ये 1 टाइम एंड दिस इज 4 टाइम्स। 2 1 जा 2 4 जा। अब ये क्वेश्चन फाइनली यहां के रुक गया मेरे लिए कि 3/4 प्लस 4 अपॉन में 1 है, लिख लेता हूं क्योंकि मुझे फ्रैक्शन ऐड करने हैं। क्योंकि फ्रैक्शन ऐड करने तो लिख लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं और फाइनल आंसर होगा हमारे पास। यहां इसको सॉल्व कर रहे हैं, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। सबसे बेसिक डायरेक्टली आप ले तो इसको पहले थोड़ा सा प्रॉपर लिखिए। इतना नीचे क्यों चला गया भाई? ये 4 1 एलसीएम लिखा 4 4 1 जा, इसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं, मतलब 1 मल्टीप्लाई प्लस 3 किया। 1 4 जा, इसमें 4 मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 4 4 जा 16 एंड फाइनल आंसर इज 19/4। आई होप एंड आई नो आपका आंसर भी बिल्कुल करेक्ट था। ये थे हमारे बेसिक क्वेश्चन जिसमें हमने nth टर्म के फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करते हैं वो सीख लिया। उसको अप्लाई कैसे करते हैं वो सीख लिया। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बहुत लो। हाई चांस कैसे बनाएंगे? एपी को थोड़ा टफ बनाएंगे, या तो एपी को टफ बनाएंगे या कॉन्सेप्ट कैसे घुमाएंगे यहां दिखाते हैं आप। तो ये रखा हमने एक सीबीएसई के 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वो कुछ इस फॉर्मेट में है। क्वेश्चन ने हमसे पूछा 11th टर्म फ्रॉम द एंड। यहां हो गया क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट और काइंड ऑफ टर्म। 11th टर्म तो पता नहीं है आपको, बट फ्रॉम द एंड ऑफ द, ये जो मेंशन करिए एपी है। चेक कर लो एक बार एपी। हाँ एपी होगी, देखना 7 माइनस 10 माइनस 3, 4 माइनस 7 माइनस 3। तो ये जो एपी फॉर्म करिए इसकी 11 टर्म निकालने फ्रॉम द एंड। क्या मैं इसमें A11 का फॉर्मूला यूज कर सकता हूं? अभी नहीं, क्योंकि A11 तो स्टार्टिंग से 11 टर्म देती है, मेरे को तो एंड से चाहिए। तो दो वे में हो जाता है, या तो मैं किसी तरह ये कन्वर्ट कर लूं कि जो लास्ट से 11 टर्म होगी वो स्टार्टिंग से कौन सी टर्म होगी, या उससे एक अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाता हूं आपको। कम डेटा यूज करना पड़ता है। क्या करना है, मेरे को लास्ट से 11th टर्म बतानी है ना, मतलब लास्ट से 11th टर्म। तो यहां देखना, अगर ये अप्रोच आपको समझ आ रही है, क्या ये जो एपी लिखी थी पहले मैंने एपी लिख दी कि ये रही मेरी एपी जो दिया है। 10 दिया है, 7 दिया है, 4 दिया है, डॉट डॉट डॉट, लास्ट में हम ले गए -62। कितना ले जा रहे हैं? -62। अगर मैं इसकी रिवर्स एपी लिख लूं कि मैंने रिवर्स एपी लिख ली, मतलब पूरी एपी को ही रिवर्स कर दिया।
एपी रिवर्स करने से भी एपी रहेगी ना। जैसे मैं कभी लिखता हूँ 2 4 6 8 10, उसको 10 8 6 4 2 ऐसे भी लिख लूं, वो भी एपी रहेगी, बस डी के लिए थोड़ी चेंज रहेगी, देख लेंगे। तो मैंने एपी को रिवर्स करना चाहा, तो ये जो अभी तक इसकी लास्ट टर्म थी ये घूम के हो जाएगी इसकी फर्स्ट टर्म, तो ये लिखा -62। क्या यारी टर्म गेस कर सकते हैं आप? हाँ, ये तो मैं यहां समझ जाऊंगा ना कैसे हो रहा है, 3 कम होते जा रहा है, 7 ये 3 ये ऐसे समझ जाओ, यहाँ इससे ये वैल्यू का भाई -3 तो यहाँ पर क्या होगा, इसके -3 से आया होगा, वो रहा होगा मेरा -59, और फिर तो नेक्स्ट टर्म भी बता दूंगा मैं कितना, -56। और ये एपी जाते जाते खत्म किस पर होगी, 10 पे होगी ना। ऐसे 7 10 जब मैंने पूरी एपी को रिवर्स करा है, तो बहुत ध्यान से पहले ये जो एपी लिखी थी उसको बस रिवर्स कर दिया, सारी टर्म उसके से रिवर्स करके लिख दी है और मेंशन कर दिया रिवर्स एपी है। ये जो रिवर्स एपी है, क्या आप मुझे इसमें ए की वैल्यू बता सकते हैं? बोला हाँ सर बता सकते हैं, ए के लिए तो -62 है। अब तो बस इस एपी पे ध्यान है, उसको थोड़ी देर भूल गया मैं, रिवर्स करने का ध्यान है कि -62। अच्छा, इसमें डी की वैल्यू क्या होगी? इसमें डी के लिए नहीं कि उस वाले से देख लिया, इसमें डी की वैल्यू कैसे होगी, सेकंड -1। भाई अगर सेकंड -1 करूं, वैसे आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, एक बार कर लेता हूं कैसे, कि -59 -62 टर्म वो है ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तब -59 + 62 जो मुझे वैल्यू दे रहा है 3। अब मेरी डी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3। ए की जो वैल्यू है वो है -62, डी की जो वैल्यू है मेरी वो है 3। इस रिवर्स एपी की क्वेश्चन ने इस एपी में पूछा था 11 टर्म फ्रॉम एंड, जब मैंने इसको रिवर्स ही कर दिया है, अब यहीं से तो दिखानी है मुझे 11 टर्म, अब तो एंड से स्टार्ट हो रही है ना रिवर्स एपी, तो अब 11 टर्म ऑफ एंड का मतलब इस एपी की मुझे कौन सी वैल्यू निकालनी है, A11। क्योंकि अब जब मैंने एपी ही रिवर्स कर दी, तो इस एपी में अगर मैं 11 टर्म निकालूंगा, वो तो ओरिजिनल एपी के लास्ट 11 टर्म थी, बस यहां फॉर्मूला लगाया और मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको कर लेते हैं एक बार ऑफिशियली सॉल्व। कि A11 टर्म निकालने हैं, A + n - 1d, A + 11 - 1d, A + 10d, डायरेक्ट लिखेंगे। कैलकुलेशन करनी है, वैल्यूज रखूंगा, A की वैल्यू यहां वाली, ये भूल गया मैंने, उसको रिवर्स कर दिया, A की वैल्यू -62, तो वैल्यू रखी -62 + 10, D की वैल्यू हमारी कितनी है, 3, D की वैल्यू 3। इस कैलकुलेशन को कर रहा हूं तो ये हुआ -62 + 30 प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ बिगर वन, आंसर यहां आ जा रहा है मेरा -32। तो जो 11 टर्म फ्रॉम द एंड है वो है -32। क्या ऑप्शन मैच कर जा रहा है? हाँ, ऑप्शन सी। क्वेश्चन बहुत ध्यान से, अगर आप ध्यान से बोर्ड क्वेश्चन देखेंगे, 4-5 बार यही क्वेश्चन रिपीट दिया है, वैल्यूज चेंज करके आने वाले 2-3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में भी क्वेश्चन आता है। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसमें एंड से निकालना होता है, बेस्ट वे उसको रिवर्स करके तब समझ लीजिए, वरना एक और क्वेश्चन जब कभी आगे आएगा प्रीवियस क्वेश्चन में, इसका दूसरा वे सीख लेंगे जिसमें हम एंड टर्म समझ जाते हैं, जो स्टार्ट से या जो लास्ट से 11th है वो स्टार्ट से कितनी है। बट अभी के लिए हम इस तरह सिखाना जा रहे हैं आपको। आई होप समझ आ गया हो, एंड अगर हो गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एपी का एक और क्वेश्चन 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपसे पूछा है विच टर्म ऑफ द एपी, एक एपी दी है उसकी कौन सी टर्म -41 है। एक बार तो आपको ट्राई कर लेना चाहिए क्वेश्चन, और फिर साथ में सीखेंगे कि विच टर्म मतलब कौन सी टर्म ना, अभी इसका मीनिंग समझना, यही से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सी टर्म ऑफ द एपी, एपी दी इज -41, इस एपी की कौन सी टर्म -41 है। या तो मुझे पढ़ते ही समझ आ जाएगा, बट इन केस थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो एपी का एक बेस्ट वे होता है, जैसे एपी मिले ना, इंफॉर्मेशन नोट कर ली, इंफॉर्मेशन भी कौन सी, एपी ही नोट कर ली कि एपी क्या गिवन है, एपी क्या गिवन है 10 7 4 9। एपी लिखा है तो मैं उसकी फर्स्ट टर्म तो लिखूंगा ही, इसकी फर्स्ट टर्म 10 है, इसमें डी की वैल्यू मिस्टेक करके 3 नहीं लिख सकता हूं, इसमें जल्दी मत करना, कभी ना कभी कोई क्वेश्चन में मिस्टेक करोगे। मेरे को तो क्या करना है, हमेशा सेकंड माइनस फर्स्ट, जब सेकंड माइनस फर्स्ट कर रहा हूं 7 - 10 तो मिल जा रही है मुझे वैल्यू -3, तो डी की वैल्यू -3 है। तो एपी मिला, इतना नोट करें। दोबारा क्वेश्चन पूछा विच टर्म ऑफ दिस एपी इज -41, इसकी कौन सी टर्म -41 है।
मतलब इसकी कोई टर्म -41 तो है ना, इसकी कोई टर्म -41 है। टर्म को तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए एन से। टर्म को तो हम ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो हमने ए एन लिख दिया। अच्छा ये इसकी कोई टर्म है, उसने पूछा कौन सी टर्म, कौन सी टर्म मतलब किस चीज की वैल्यू पूछ रहा होगा आपसे। अगर सिंबल्स में पूछूं, क्या ए की वैल्यू पूछ रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। क्या डी की वैल्यू पूछ रहा होगा, नहीं। क्या ए एन की वैल्यू, नहीं। वो आपसे पूछ रहा है एन की वैल्यू। कौन सी टर्म, एन ही तो लोकेशन को दिखाता है। A1 बताता है वो फर्स्ट टर्म है, A7 बताता है वो 7 टर्म है, A13 बताता है वो 13 टर्म है। अच्छा ये पूछ रहा है कौन सी टर्म, मतलब एन के लिए पूछ रहा है। और मैंने ये लिख लिया कि एन के लिए -41 आई यहां से, यहीं से मेरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि अगर आपने डेटा पिक कर ले, ए एन की वैल्यू है, अगर ये एन की वैल्यू, इसमें तो मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। एन का फॉर्मूला मुझे पता है, ए प्लस n-1 d इक्वल टू 41, जो दी -41 दी है, मिस्टेक नहीं करनी है, -41। ए की वैल्यू कितनी है, 10, तो 10 वैल्यू पुट कर दी। एन की तो वैल्यू नहीं है ना, मुझे नहीं पता है कौन सी टर्म है, वही तो मुझे पता लगाना है कौन सी टर्म है, तो एन छोड़ दिया। डी की वैल्यू मेरी -3 है, तो डी के लिए लिखी मैंने -3 इक्वल टू -41। आप इस पूरी इक्वेशन को अगर ध्यान से देखें तो इसमें बस एक ही अननोन है एन, मतलब अब ये बन गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एन के लिए निकालने। कैलकुलेशन परफेक्ट चाहिए, बस मुझे ये समझ आना चाहिए भाई बहुत ध्यान से, ये जो -3 है दोनों में मल्टीप्लाई होगा। ये ठीक ऐसा ही है, जिससे कहीं ऐसा लिखा होता 3 7 + x, आप 3 को दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, या कहीं ऐसा लिखो 7 + x, यहां भी आप 3 अगर बाद में लिखा उसको भी दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, सेम दोनों में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बस आगे पीछे लिख सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से। तो मैंने कई बार देखा है ऑफलाइन लेक्चर में बच्चों को इसमें दिक्कत होती है कि ये कैसे सॉल्व हो रहा है, बस ऐसा ही समझो, इस 3 को आप जैसे आगे समझते थे वैसे पीछे से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर देखना वही चीज करूंगा, कंफ्यूजन होती है, आप सीधा लिख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो हटा लेते हैं पार्ट, और यहाँ 10 लिखा था तो ये मैंने 10 लिखा, प्लस अब ये -3 दोनों में कर रहा हूं, -3 पहले एन में करूंगा तो ये तो -3n हो जाएगा, कि -3n, -3 -1 में करूंगा ये +3 हो जाएगा, इक्वल्स टू -41, इक्वल्स टू -41। ये 10 + 3 तो ऐड हो जा रहे हैं लाइक टर्म में, 13 वहां जाके माइनस हो जाएगा। यहां लिखा है -3n, वहां -41, और ये 13 वहां जाके माइनस हुआ है तो -13, -3n अगेन कॉपी करो, इनको सॉल्व कर लूंगा, माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, ये 54 बन जा रहा है आपका माइनस का, कि माइनस का 54 बन रहा है, प्रॉपरली लिखते हैं। एन की वैल्यू चाहिए, जो चीज यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में गई और कैलकुलेशन करके आपने करेक्शन कर दिया कंप्लीट, ये माइनस माइनस कैंसिल हुआ, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, हाँ 3 से डिवाइड हो जा रहा है, 3 1 जा, देन 2 बच के यहाँ पे गया, 8 जा 3, 18 जा 54, एन की वैल्यू आ जा रही है मेरी 54। दैट मींस जो क्वेश्चन ने पूछा था वो मैंने उसे बता दिया, क्या कि ये जो एपी है इसकी 18th टर्म -41 होगी। यहां से ज्यादा मेरा ध्यान है आप ये सीखिए कि ये ही सबसे इंपॉर्टेंट बनेगा, क्वेश्चन टफ बनता रहेगा, वो यहां नहीं बनेगा, वो यहां बनेगा। एक छोटी सी टिप दे रहा हूं जिनको इसमें कंफ्यूजन होती है, कभी भी क्वेश्चन विच टर्म बोलेगा तो पहले खुद से उसका आंसर सोचना माइंड में, nth टर्म। जब भी क्वेश्चन ने विच टर्म बोला माइंड में सोच लिया nth टर्म, और उस क्वेश्चन को खुद से पढ़ लो। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, nth टर्म ऑफ एपी इज -41, तो nth टर्म -41, तो विच टर्म का आंसर nth टर्म होता है। दिस इज इनफ, ये इनफ होता है क्वेश्चन को समझने के लिए, वरना आप लैंग्वेज से समझ जा रहे हैं। और इसी के सामने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है बोर्ड क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन रखा है आपके लिए, इतनी जल्दी तो नहीं छोड़ेंगे आपको, एक और क्वेश्चन रखा है, थोड़ा सा अब लेवल अप कर दिया है, थोड़ा लेवल अप कर दे कि ये वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं। गिव इट अटेम्प्ट, दीजिए जरा इसको अटेम्प्ट, एंड लेट अस सॉल्व इट टुगेदर। एक साथ सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज अब टफ होती रहेगी। एपी क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट थोड़ा इजी है, क्वेश्चन के लेवल वो अप रखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, बोर्ड क्वेश्चन है 2016 का, लैंग्वेज अच्छी थी इसलिए आपके लिए डाला है, सिंपल और नहीं डाला है। द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0। जब भी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन होता है मैं तो आपको समझाना चाहूंगा कि उसमें से जितना डेटा पिक कर सकते हो कर लो, कि फोर्थ टर्म इज 0, तो ऐसे लिखूंगा ना, A40। अब मुझे फोर्थ टर्म का सिंबल पता है, सिंबल पे वर्क करना भाई,
कि फोर्थ टर्म जो एपी की वो कितनी है, 0, तो मैंने लिख लिया A4 के लिए 0 है। प्रूव दैट 25th टर्म ऑफ एपी इज 3 टाइम्स इट्स 11th टर्म। अच्छा, 25th टर्म को प्रूव करना है, वो 3 टाइम्स है 11th टर्म के। पहले तो मैं टर्म से लिख लूंगा, 25th टर्म भी लिख लेता हूं। जैसे 4th टर्म 0 लिखी है, तो मैं यहां लिख लेता हूं 25th टर्म। 25th टर्म को क्या लिख सकता हूं, A प्लस 24D। nth टर्म का फॉर्मूला यूज करना सीख रहा हूं, कितना ज्यादा कहां का कैसे कैसे यूज कर सकता हूं। 25th टर्म ये लिखी है, 11th टर्म भी लिख लेता हूं कि वो होगी A प्लस 10D, n-1 कर रहा हूं। अब मुझे देखना चाहिए इसको इसके 3 टाइम्स प्रूफ करना है, कर लेंगे। पहले जो दिया है उसको यूज कैसे करना था। ये जो फोर्थ टर्म थी ये 0 थी, फोर्थ टर्म 0 थी। फोर्थ टर्म को भी तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैं फोर्थ टर्म को A प्लस 3D नहीं लिख सकता हूं, n-1 A प्लस 3D, तो इक्वल टू 0, क्योंकि क्वेश्चन ने दिया है। यहां से A की वैल्यू आ रही है मेरी -3D, मतलब दोनों में एक रिलेशन आ जा रहा है ना, तो नोट कर लेते हो, रिलेशन को यूज होगा। इक्वेशन तो बन जा रही है, इक्वेशन जैसी ही बनती है वो आगे काम आती है क्वेश्चंस में। A इज इक्वल टू आ गया -3D, ठीक है, इसको यूज कर लेंगे। यूज कैसे करेंगे, इनकी वैल्यूज में। ये जो 25th टर्म थी, ये जो 25th टर्म थी, क्या अब आप इसे ऐसा समझ सकते हैं कि 25th टर्म A प्लस 24D थी ना, A प्लस 24D थी, तो मैंने 24 लिखा और D लिखा। बस D की वैल्यू कहां से रिप्लेस कर रहा हूं, यहां से, या तो D की या A की रिप्लेस करता हूं। A की रिप्लेस कर लेता हूं, क्योंकि मैंने सब्जेक्ट A में बनाया ना, मैंने A बनाया था -3D, तो मैं A को ही हटाता हूं। इसमें A की वैल्यू यहां से डाल दी, -3D प्लस 24D। ये तो आपस में कैलकुलेट हो जा रहे हैं, प्लस माइनस माइनस करके ये सॉल्व होकर आ जा रहा है 21D। A25 की वैल्यू, कंफ्यूजन तो नहीं ना। A25 लिखी, A प्लस 24D, A11 लिखा है। इस रिलेशन से मुझे, या A4 जो 0 दिया है, A और D में रिलेशन मिला, उसको यूज कर रहा हूं, क्योंकि AP एक ही AP की टर्म्स है ना ये। तो ये जब यहां यूज करा, 25th टर्म 21D आ गई, नोट कर लिया उसको बल्कि 1 लिख के कि अच्छा फर्स्ट इक्वेशन ये बनी है कि 25th टर्म मेरी कितनी है, 21D। इसी तरह से मैं 11 टर्म का भी तो रिलेशन बना सकता हूं कि जो 11 टर्म है वो A प्लस 10 दी थी, उसमें भी A के लिए यूज करूंगा -3D। A की वैल्यू यूज करी -3D प्लस 10D। इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूं कितना आया, 7D, मतलब A11 कितना आ रहा है, 7D। वर्क कर लिया, जो दिया था उस पर वर्क कर लिया, इन दोनों पे वर्क कर लिया। प्रूफ क्या करना था वो थोड़ी भूलूंगा, क्या प्रूफ करना था, 3 टाइम्स कि जो 25th टर्म है वो 11 टर्म की है, 3 टाइम्स 25th टर्म, देखिए क्या होगा आपको, 25th टर्म 11 टर्म की 3 टाइम्स ही है। 7 into 3 आता है ना, तो फ्रॉम 1 and 2 आई कैन से डेट, मैं 1 and 2 से ही बोल सकता हूं कि 25th टर्म 11 टर्म की कितनी है, 3 टाइम्स दिखाना तो रेशियो से दिखा लेता हूं, या किसी भी तरह से आप डायरेक्टली लिख दीजिए, A25 अपॉन A11 कर लिया, यहां से 21D और यहाँ 7D, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करा है, और डिवाइड करते ही मेरी वैल्यू यहां पर आ जा रही है 3। तो कुछ इस तरह से, मतलब A25 अपॉन A11 इक्वल टू 3 आया है। 11 को यहां मल्टीप्लाई कर दो तो A25 दिख ही गया है मेरे को, 3 टाइम्स है A11 की, 3 टाइम्स है A11 के। और यही क्वेश्चन में प्रूफ करना था। क्वेश्चन को प्रूफ ये लिखने के अलग वे से, कॉन्सेप्ट यही है, लिख के आप यहां से डायरेक्टली भी लिख सकते थे, आपने रेशियो कॉन्सेप्ट यूज करा, डिवाइड करके दिखा दिया कि जो 25th टर्म है वो 11 टर्म के 3 टाइम्स है। एपी में प्रूविंग वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, यही तो एक सिंपल था। आगे के जो हमारे प्रीवियस ईयर का सेक्शन रहेगा, जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे उसमें वो सारे क्वेश्चंस रखेंगे। एंड विद दिस वी एंड योर लेक्चर। आज के लेक्चर में इतना ही। आपने फाउंडेशन सेशन में सीख लिया है एपी का मीनिंग, एपी का जनरल मीनिंग क्या होता है और उसके बोर्ड क्वेश्चन किस तरह से करते हैं। एनएट टर्म, एनसीबीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लिया आपने, तो आपको चैप्टर में कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो गया होगा। एंड नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे विद कॉन्सेप्ट सेशन, जिसमें इसके और डीपर कॉन्सेप्ट और एसएन का फॉर्मूला और बाकी एसएन के बेस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। टिल देन टाटा बाय बाय, मिलते हैं बहुत जल्दी यूट्यूब पर ही।